नमस्कार मेरे प्यारे झारखंड के छात्रों, मैं आप सभी को आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपके अकाउंटेंसी के जो आपका एग्जाम है लेखा शास्त्र का, उसका मैं आज आपको सभी को वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जितने भी आएंगे हमारे एग्जाम में उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो दोनों मीडियम में हमारा वीडियो होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करवाऊंगा और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको फ्री में दूंगा। उसे आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इस पीडीएफ को मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और दोस्तों मैंने एमसीक्यू की वीडियो पहले ही बना दी है, अकाउंटेंसी के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ उसे आप देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम वेरी शॉर्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, यानी कि व्हाट इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, या एक निश्चित अवधि आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान रोकड़ा और बैंक प्राप्तियों और भुगतान का संक्षिप्त सारांश है। यानी कि जो हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता होता है क्या है, ये आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान जो हमारा रोकड़ा और बैंक प्राप्तियां और भुगतान होती है उसका संक्षिप्त सारांश होता है। और यह एक वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट की प्रकृति का होता है। जो हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है ये वास्तविक खाता की प्रकृति का होता है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो आपका प्राप्ति और भुगतान खाता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप याद रखिएगा इसकी प्रकृति है रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाते की प्रकृति होती है इसकी। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, it is a summarized statement of the cash and bank receipt and payments during a specific period, generally 1 year. It is in the nature of a real account, यानी कि it is a statement of cash and bank receipt and payments during specific 1 year। और specific 1 year मतलब जनरली 1 year का ही होता है जो हमारा ये पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट होता है। और ये नेचर में क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साझेदारी संलेखन यानी कि पार्टनरशिप डीड की परिभाषा दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी संलेखन जो कि पार्टनरशिप डीड होता है इंग्लिश में, उसकी परिभाषा देनी है, यानी कि डिफाइन द पार्टनरशिप डीड। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साझेदारों के बीच लिखित समझौता जो फर्म के संचालन की शर्तों और नियमों को परिभाषित करता है, साझेदारी संलेखन कहलाता है। यानी कि जो हमारा साझेदारी संलेखन, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है साझेदारों के बीच जो हम लिखित समझौता करते हैं फर्म को संचालन की शर्तों के लेकर और उसके नियमों को लेकर, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साझेदारी संलेखन कहते हैं। यानी कि साझेदारी में जो हम फर्म चलाते हैं उससे संबंधित जो हम उसके संचालन के लिए, फर्म के संचालन के लिए जितने भी शर्तें बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उसी को हम साझेदारी संलेखन कहते हैं। यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है, a written agreement between the partners that define the term and condition for the operation of the firm is called a partnership deed। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या करती है, डिफाइन करती है टर्म्स एंड कंडीशन टू रन और टू कॉपरेट या फिर्म मतलब जो भी आप फिल्म चला रहे हैं उसका, कोई हिंदी में इसको फर्म बोलते हैं, इंग्लिश में फिल्म बोलते हैं। यानी कि फिल्म को चलाने के लिए अपने जो हमें जरूरत पड़ती है अपने टर्म्स एंड कंडीशन को, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगला है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइंग रेशियो नए साझेदारों के आने पर पुराने साझेदारों द्वारा छोड़ा गया हिस्सा है। यानी कि सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, त्याग अनुपात। त्याग मतलब जब हमारा नया साझेदार आता है, जो पुराना साझेदार हमारा छोड़ के जाता है अपना हिस्सा, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात बोलते हैं। यानी या नए साझेदारों के आने पर पुराने साझेदारों द्वारा छोड़ा गया हिस्सा है। ठीक समझ गए, त्याग मतलब क्या होता है, क्या जब नया आएगा जो पुराना छोड़ेगा तो उसी को हम बोल देंगे त्याग अनुपात। जबकि हमारा लाभ प्राप्तियां क्या होती है, लाभ प्राप्तियां यानी कि गेनिंग रेशियो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों को मिलने वाला हिस्सा है। यानी कि जब कोई साझेदार हमारा पार्टनर क्या करता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है, जो हिस्सा मिलता है हमारे शेष साझेदारों को जो उस फिल्म के रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक, गेनिंग रेशियो को हिंदी में बोलते हैं प्राप्त अनुपात। तो इंग्लिश वाले देख लेंगे, सैक्रिफाइंग रेशियो इज द शेयर सरेंडर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, व्हेयरएज द गेनिंग रेशियो इज द शेयर गेन बाय द रिमेनिंग पार्टनर ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि गेनिंग रेशियो में क्या होता है, जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो जाता है, कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, जो उसका शेयर लेते हैं बचे हुए पार्टनर, उसको हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब नया आता है और उसके जगह पर जो हमारा पुराने वाले का जो रहता है, क्या करते हैं हम सब, उसका जो शेयर लेते हैं साझेदारों के लिए छोड़ा जाता है जो शेयर, वो होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याति के मूल्यांकन की औसत लाभ विधि क्या है। यानी कि गुडविल निकालने की जो औसत लाभ विधि है क्या है, तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। ठीक, अब आइए इसको हम देखते हैं, हिंदी में पहले देखेंगे। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के लाभों का औसत निकाला जाता है और उसे क्रय वर्ष की संख्या
से गुणा करके ख्याति ज्ञात की जाती है। यानी कि जो हमारी ये औसत लाभ विधि है, इसमें क्या किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में औसत लाभ विधि में हम क्या करते हैं, पिछले कुछ वर्षों का लाभ निकालते हैं, लाभों का मतलब औसत निकालते हैं, और उसे जो जिस वर्ष हम क्रय कर रहे हैं उस क्रय के वर्षों की संख्या से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और ख्याति ज्ञात कर लेते हैं। तो यही है दोस्तों हमारा औसत लाभ विधि। ख्यात मतलब होता है गुडविल, मैंने यहाँ हिंदी में एकदम एज इट लिख दिया है, तो ख्यात मतलब है गुडविल। तो इंग्लिश वाले देखेंगे जरा। अंडर दिस मेथड द एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द first few years is calculated and multiplied by the number of the years of purchases to determine the goodwill। यानी कि गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस मेथड में, क्या जो हमारा एवरेज है प्रॉफिट का कुछ पिछले सालों का, उसको हम क्या करते हैं, जिस साल हम अपना बेच रहे हैं उस ईयर के जो हमारा परचेज मतलब उस ईयर का जो हमारा प्राइस है, या जो हमारा उस ईयर का मतलब क्रय के वर्ष से क्या कर सकते हैं, उसका हम गुणा कर देते हैं। तो क्रय के वर्ष से जब हम उसका गुणा करते हैं, यानी कि परचेज जिस ईयर हम उसे परचेज कर रहे हैं उसके हम उससे अगर हम जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो गुडविल आता है वो इसी मेथड से आता है, यानी कि औसत लाभ विधि से। इसको हिंदी में बोले तो औसत लाभ विधि और इंग्लिश में बोले तो एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंशों की जब्ती यानी से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसे What do you understand by forfeitures of shares। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि कोई अंशधारी मांग राशि यानी कि कॉल मनी का भुगतान करने में विफल रहता है तो कंपनी उसके अंशों को रद्द कर सकती है और जमा राशि को जब्त कर सकती है। अंशों की जब्ती का मतलब क्या है, जब कोई शेयर होल्डर यानी कि अंशधारी क्या करता है, कॉल मनी को नहीं भुगतान कर पाता है, कॉल मनी को भुगतान करने में विफल रहता है, तो कंपनी क्या करती है, जो उसका शेयर रहता है उसको रद्द कर देती है और जमा राशि को भी जब्त कर सकती है। इसी को बोलते हैं अंशों की जब्ती यानी कि forfeitures of share। इट इज अब इंग्लिश में देखेंगे, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी द कंपनी में कैंसल हिज शेयर्स एंड forfeiture द अमाउंट ऑफ ऑलरेडी पेड। यानी कि इसमें क्या है, इसमें अगर कॉल मनी नहीं देगा शेयर होल्डर तो उसकी कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी और जो अमाउंट पहले से ही मतलब उसने क्या किया है, पे कर दिया है, उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी कंपनी अपने अंदर जब्त कर लेगी। अगला प्रश्न है हमारा, ऋण पत्र किसे कहते हैं, व्हाट आर डिवेंचर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण पत्र है। यानी कि जो कंपनी हमारा ऋण लेती है उसका जो लिखित प्रमाण पत्र होता है उसी को हम बोलते हैं डिवेंचर या ऋण पत्र, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा, अ डिवेंचर इज अ रिटन सर्टिफिकेट एक्नॉलेज्ड अ लोन टेकन बाय द कंपनी ऑन व्हिच इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। यानी कि डिबेंचर क्या है, एक रिटर्न सर्टिफिकेट है जो एक्नॉलेज करता है जो कंपनी लोन लेती है उसको। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला, हम वित्तीय विवरण विश्लेषण के दो उद्देश्य लिखिए। यानी कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के हमें यहाँ पर क्या करना है, टू ऑब्जेक्टिव बतानी है, स्टेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, कंपनी की लाभप्रदता की जांच करना है। यानी कि वित्तीय विवरण विश्लेषण का पहला उद्देश्य होता है कंपनी की जो लाभप्रदता है उसको क्या किया जाए, उसको जांचा जाए, और अगला उद्देश्य होता है कंपनी की अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति का पता लगाना। ठीक, इंग्लिश वाले देखेंगे, टू एग्जामिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, एंड अगला हो जाएगा टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी कि ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में जो पोजीशन होती है कंपनी की उसे बताता है, एग्जामिन करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये हो गया हमारा वित्तीय विवरण यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का वो। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों हम देखते हैं अपने रोकड़ा प्रवाह विवरण क्या है इस वाले प्रश्न को। दोस्तों जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है वेरी शॉर्ट का, उसके बाद हम शॉर्ट की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह विवरण एक लेखांकन अवधि के दौरान रोकड़ा के अंतर प्रवाह और ब्याह प्रवाह के स्रोत को दर्शाता है। यानी कि कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को जो दिखाता है जो विवरण, जो स्टेटमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रोकड़ा प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द सोर्स ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर लगभग कितने का होता है, मतलब आमतौर पर एक साल का होता है। तो अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो क्या करता है, कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो को दिखाता है, इनफ्लो और आउटफ्लो को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट या रोकड़ा प्रवाह विवरण बोलते हैं। आइए देखते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न को यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमारा शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, आय व्यय खाते और प्राप्त भुगतान खाते में 3 अंतर लिखिए। यानी कि स्टेट
3 डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या करना है, 3 मेजर डिफरेंस बताने हैं, 3 अंतर बताने हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा प्रकृति यानी कि नेचर। प्राकृतिक भुगतान खाता वास्तविक खाता है, आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है। यानी कि जो हमारा प्रकृति भुगतान खाता होता है क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता होता है। लेकिन जो हमारा आय व्यय खाता होता है ये नाम मात्र यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड व्हेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगला है हमारा अवधि यानी कि टेन्योर या पीरियड। पीरियड क्या है दोस्तों, अवधि मतलब देखिए प्राप्ति भुगतान में किसी भी वर्ष की राशि आती है, यानी कि दोस्तों प्राप्ति भुगतान जो इसमें क्या होता है किसी भी वर्ष की राशि चली आती है, लेकिन दोस्तों आय व्यय में केवल चालू वर्ष की राशि आती है। तो ये अगला डिफरेंस हो गया। इंग्लिश में बोले तो इसको हम कह सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इंक्लूड अमाउंट ऑफ एनी ईयर व्हेयरएज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ओनली करंट ईयर आइटम्स। यानी कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स होता है उसमें हम किसी भी ईयर का क्या ले लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ओनली करंट ईयर आइटम्स। ओके दोस्तों, अब हमारा जो लास्ट अंतर है वह है मदे, यानी कि मदे मीन्स आइटम्स। प्राप्तियां भुगतान में नगद मदे आती हैं, यानी कि जो हमारा प्राप्ति भुगतान खाता होता है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ नगद मदे आती हैं, यानी कि सिर्फ जो नगद मदे होती हैं उसको शामिल करते हैं प्राप्ति भुगतान वाले में। आय व्यय में हम नगद और बकाया दोनों को शामिल करते हैं। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इंक्लूड्स कैश आइटम्स ओनली, यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम कैश आइटम को सिर्फ इंक्लूड करते हैं। व्हेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ कैश एंड एक्यूरेट अमाउंट, ठीक, एक्यूरेट अमाउंट, यानी कि जो हमारा बकाया है, ठीक, और जो हमारा मतलब कैश है उस दोनों को हम क्या करते हैं अपने जो हमारा एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट होता है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस थे। अगला प्रश्न है हमारा साझेदारी की मुख्य 3 विशेषताएं बताइए, यानी कि स्टेट 3 मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 3 मेन फीचर्स हो गए पार्टनरशिप या साझेदारी की। पहला हो गया दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी की पहली विशेषता यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होती हैं। साझेदारी तभी होगी जब 2 होंगे या तो 2 से ज्यादा होंगे, ठीक। तो ये पहली विशेषता हो गई। अगला हो गया उनके बीच लाभ के विभाजन का समझौता। उनके बीच जो समझौता होगा उसमें अभी तय होगा कि कौन कितना लाभ लेगा, यानी कि लाभ के विभाजन का भी समझौता एक विशेषता हो गई। और जो थर्ड विशेषता हो गई वह हो गई व्यवसाय का संचालन और सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाना, यानी कि जो व्यवसाय का संचालन होता है सभी के द्वारा किया जाता है या उनमें से क्या किया जाता है, किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो ये लास्ट विशेषता हो गई। इंग्लिश वाले देख लेंगे एक्सटेंशन ऑफ टू एंड मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन रहते हैं, यानी कि इसमें जो एग्जिस्टेंस है वो 2 लोगों से ज्यादा रहती है या 2 लोग रहते हैं, ठीक। अगली है हमारी एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग प्रॉफिट अमाउंट अमंग देम, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है प्रॉफिट का वो भी किया जाता है कि कौन कितना शेयर लेगा या कौन कितना प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट का शेयर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। बिजनेसेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी वन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। इसमें जो बिजनेस होता है किसी एक के द्वारा कैरी किया जाता है या सभी के द्वारा कैरी किया जाता है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट का, मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि को देय राशि की गणना कैसे की जाती है, यानी कि हाउ इज द अमाउंट पेएबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीड पार्टनर कैलकुलेटेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसकी पूंजी खाते के शेष में चालू वर्ष का लाभ, ख्याति में हिस्सा, संचयों में हिस्सा और पूंजी पर ब्याज जोड़कर तथा आहरण व हानि घटाकर गणना की जाती है। यानी कि जो गणना होती है मृतक के साझेदार का जो कानूनी क्या होता है प्रतिनिधि होता है उसकी देय राशि की गणना इस प्रकार की जाती है। पहले हम क्या करते हैं उसके पूंजी खाते के शेष में चालू वर्ष का लाभ, ख्याति में हिस्सा यानी कि जो हमारा गुडविल है उसमें हिस्सा, संचय में हिस्सा और पूंजी पर ब्याज जोड़कर तथा आहरण व हानि घटा कर गणना की जाती है। यानी कि हमारा प्रोसेस हो गया। अब इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग करंट ईयर्स प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ द गुडविल, शेयर ऑफ द रिजर्व्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल अमाउंट एंड डिडक्टिंग ड्राइंग्स एंड द लॉसेस। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साझेदारी फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर करें, यानी कि जो साझेदारी की फर्म होती है उसके बिखरने पर और साझेदारों के बिखरने पर जो अंतर होता है उसको स्पष्ट करना है हमें कि मतलब ये क्या क्या है इसको स्पष्ट करना है। यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दी
डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो इस जैसे जो अंतर करने वाले होते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन। इन क्वेश्चन को आप या तो पैराग्राफ में करा करिए या तो क्या करिए, टेबल में करा करिए। देखिए टेबल में करने का मतलब क्या है, आप टेबल बनाते हैं ना, एक तरफ पहला लिख देते हैं, दूसरी तरफ दूसरा लिख देते हैं, फिर दूसरे दोनों के बारे में क्या करते हैं, लाइन खींच के दोनों में लिख देते हैं। ये भी सही होता है। अगर आप ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो आप पैराग्राफ में लिखते हैं, तो पैराग्राफ में भी लिखना सही होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन लिखिए तो आप पहले दिमाग में सोच लीजिए कि अगर मैं टेबल बना रहा हूँ तो मेरे पास टेबल में लिखने के लिए 4-5 पॉइंट होंगे या नहीं। क्योंकि पैराग्राफ में क्या होगा, पैराग्राफ में अगर आपको 1-2 पॉइंट आ ही रहा है, सारा पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आप 1-2 पॉइंट को थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन टेबल में उतना आप नहीं कर सकते। क्योंकि टेबल में आप क्या होते हैं, आपको जितना भी लिखना रहता है उसको पॉइंट में लिखना होता है, 1, 2, 3 ऐसे। लेकिन पैराग्राफ में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो इसलिए क्या किए आप, जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपका आदत है पैराग्राफ में लिखने का तो अंतर करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको पैराग्राफ में लिखिए। अगर आपका आदत है टेबल में तो टेबल में लिखिए। जो भी अच्छा लगे वो लिखिए, बस नंबर नहीं कमाने चाहिए किसी भी कीमत पर। जिससे ज्यादा नंबर मिले वही करिए बस। अगला है हमारा साझेदारी का विघटन। केवल साझेदारों के संबंध बदलता है। यानी कि जब हम साझेदारी का विघटन होता है, साझेदारी के विघटन से क्या होता है, जब साझेदारों के बीच में जो संबंध रहता है वो बदल जाता है, लेकिन जो व्यवसाय है वो चलता रहता है। जबकि फर्म के विघटन में व्यवसाय पूरी तरह बंद हो जाता है और संपत्तियां बेच दी जाती हैं। लेकिन जब फर्म का विघटन होता है तो इसमें क्या होता है, व्यवसाय ही बंद हो जाता है और संपत्ति बेच दी जाती है। लेकिन जो साझेदारी का विघटन होता है इसमें क्या होता है, सिर्फ संबंध बदलते हैं साझेदारों के बीच और व्यवसाय चलता रहता है। तो इसमें यही अंतर है मेजर। इसमें 2-3 अंतर और लिखने पड़ेंगे, एक अंतर से काम नहीं चलेगा क्योंकि शॉर्ट आंसर है। तो इसमें आगे आप लिखेंगे, साझेदारी फर्म का विघटन सभी साझेदारों के बीच संबंध खत्म करता है। यानी कि साझेदारी का जो फर्म है उसका विघटन क्या करता है, सभी साझेदारों के बीच में जितने भी संबंध रहते हैं उसको खत्म कर देता है। लेकिन जबकि साझेदारी का विघटन जैसे कि मृत्यु या प्रवेश मौजूदा समझौते में बदलाव लाता है। जब हमारा जो साझेदारी का विघटन होता है, सिर्फ साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता है, सिर्फ साझेदारी का जब हमारा विघटन होता है तब क्या होता है, जैसे कि मृत्यु या किसी के प्रवेश पर फर्म में, इसमें क्या होता है, मौजूदा समझौते में क्या होता है, बदलाव आता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स, the duration of the partnership change only the relationship among the partners, business continues। यानी कि जब डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है, जब पार्टनरशिप का विघटन होता है, तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से क्या होता है, हमारा जो हमारा व्यवसाय है यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता रहता है और रुकता नहीं है। सिर्फ क्या होते हैं, हमारे रिलेशन जो पैटर्न होते हैं, जो रिलेशन होते हैं अमंग द पार्टनर्स वो बदल जाते हैं। whereas dissolution of the firms results in the incomplete enclosure of the business and sales of the assets। लेकिन क्या होता है, जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स होता है इसमें क्या होता है, हमारा पूरा कंप्लीट क्या हो जाता है, हमारा जो बिजनेस होता है क्लोज हो जाता है, हमारे सेल हो जाते हैं सारे के सारे एसेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के निगमन पर अति अभिवादन यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति को समझाइए। यानी कि एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स। तो आइए जानते हैं इसके प्रश्न के उत्तर को हिंदी और इंग्लिश में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत पढ़ाने वाले हैं, लेकिन सब लोग कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं पढ़ाते हैं, और ना दोस्तों जो पढ़ाते भी हैं वो पीडीएफ फ्री में नहीं देते हैं। आपसे बोलेंगे इस वेबसाइट पे आइए, लॉगिन करिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, लेकिन मैं आप सभी को सारी पीडीएफ फ्री में देता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अभी मेरे पास 5-6 घंटे पहले किसी का मैसेज आया था, हमारे एक यूज़र हैं, बहुत हमारे वीडियो देखते रहते हैं, ऑटोमेटिक को भी देखा है उन्होंने, इसका भी देखा। उन्होंने कमेंट किया था कि आप इसका मतलब जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव लाइए, तो मैं लेके आ गया। लेकिन तो प्लीज़ इतना मेहनत से मैंने इसे बनाया है, 5-6 घंटे लगे हैं। सोच लीजिए 5-6 घंटे पहले मैसेज आया था, तब से मैं उसे बना ही रहा हूँ, अब जाके कंप्लीट हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम छोटे मोटे क्रिएटर हैं, हमें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वीडियो हम खुद बनाते हैं, एडिट भी खुद करते हैं, पीपीटी खुद बनाते हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका तो पूरा टीम रहता है, लेकिन हम सब अकेले ही करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। जब निगमित अंशों की तुलना में अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसे अति अभिदान कहते हैं। यानी कि अभिदान का मतलब क्या है, जब निगमित अंशों की तुलना में क्या होता है, अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इस जो सिचुएशन होती है, जो ये प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं, अभिदान कहते हैं। इसमें अनुपातिक आवंटन किया जाता है। यानी कि जो ये सब्सक्रिप्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें अनुपातिक आवंटन होता है। When applications are received for more shares than issued, it is called oversubscription. In such case, shares are allotted on the pro rata basis। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋण पत्रों के शोधन यानी कि रिडेम्पशन की विभिन्न विधियां बताइए। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। तो पहला हो गया एक मुक्त भुगतान, यानी कि जो पहला विधि हो गई वो क्या होती है, एक मुक्त
किस्त भुगतान यानी कि एक साथ भुगतान करके हम कर सकते हैं, किस्तों में भुगतान यानी कि ड्रॉ बाय द लॉट्स, और खुले बाजार में क्रय द्वारा और परिवर्तन द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ विधियां थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऋण पत्रों के शोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऋण पत्रों के शोधन की कुछ विधियां थी विभिन्न। अब हिंदी में, अरे इंग्लिश वाले देख लें, लंप सम पेमेंट यानी कि एक बार में कर दे हम, और पेमेंट्स ऑफ दी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स यानी कि हम क्या करें, ईएमआई या जो इंस्टॉलमेंट्स होता है उसमें क्या करें, पेमेंट करें, परचेज इन ओपन मार्केट और कन्वर्सन। ठीक, ये सब क्या है दोस्तों हमारे कुछ मेथड्स हैं जिसके हम क्या करते हैं दोस्तों, जिससे हम वेरियस मतलब जो रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स होता है उसको हम करते हैं इस मेथड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समान आकार विवरण यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्या करना है, हमें इसमें महत्व बताना है, यानी कि स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इसका जो महत्व होगा कॉमन आकार विवरण का वह है, यह विभिन्न मदों के बीच संबंध स्थापित करने और विभिन्न वर्षों या विभिन्न कंपनियों के बीच तुलना करने में मदद करता है। यानी कि जो समान आकार विवरण होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, यह विभिन्न मदों के बीच में संबंध स्थापित करने में और विभिन्न वर्षों और विभिन्न कंपनियों के बीच में तुलना करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, इट्स हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स एंड इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंस ईयर्स और डिफरेंस कंपनीज। यानी कि डिफरेंस ईयर एंड डिफरेंस कंपनीज और वेरियस आइटम में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में कॉमन स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट हमारा मदद करता है, हेल्प करता है। अगला है हमारा, परिचालन गतिविधियों से रोकड़ा प्रवाह की गणना कैसे की जाती है, यानी कि हाउ इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध लाभ से गैर नकद व्यय जैसे कि मूल्यह्रास और गैर परिचालन मदे जोड़कर तथा कार्यशील पूंजी के परिवर्तनों को समायोजन करके इसकी गणना की जाती है। यानी कि जब हम गणना करते हैं अपने रोकड़ा प्रवाह का, परिचालन गतिविधियों से जो रोकड़ा प्रवाह होता है उसका, तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो शुद्ध लाभ से हमारे गैर नगद व्यय होता है जैसे कि मूल्यह्रास और जो गैर परिचालन मदे होते हैं इसे जोड़कर तथा कार्यशील पूंजी को क्या कार्यशील पूंजी के समायोजन, यानी जो जितना भी कार्यशील पूंजी होता है जो उसके जो समायोजन होते हैं दोस्तों उसकी क्या करते हैं, हम गणना करते हैं इसमें। ठीक, अगला प्रश्न हो गया हमारा दोस्तों, इंग्लिश में देख लेंगे, अगला प्रश्न नहीं है, इसको पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। इट इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डिप्रेशन एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स टू नेट प्रॉफिट एंड एडजस्टिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आइए देखते हैं अपने हम लॉन्ग क्वेश्चन को। ये सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे अकाउंटेंसी के, लॉन्ग आंसर हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए मैं एक दो लॉन्ग आंसर आपको पढ़ के बता दूंगा और सारे मैं आपको दिखा दूंगा, सारे का आंसर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड ही कर लेंगे तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। बस मैं जो लॉन्ग आंसर है मैं उनको एक दो आपको अच्छे से समझाऊंगा और सारे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, रात में पूरा अपलोड होगी, अभी से एडिट भी करना रहता है ना। तो आइए देखते हैं जल्दी से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है हमारे, उसमें पहला है लेखांकन अनुपातों का अर्थ, यानी कि लेखांकन अनुपातों का महत्व बताइए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसमें हमारा इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला क्या है, पहला मीनिंग यानी कि हमें इसका अर्थ बताना है लेखांकन अनुपात क्या है, और दूसरा पार्ट है महत्व। तो इसमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, और लॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को हमें बड़ा लिखना रहता है तो इसमें दो तीन लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, इसे अच्छे से लिखिएगा। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर लेखांकन अनुपात पूछा जा रहा है और आपको लेखांकन अनुपात नहीं आ रहा है, तो क्या करिए, इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए। अगर आपको मतलब डाउट है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे कम नंबर आएंगे, मुझे अच्छा नंबर लाना है, तो इस जो क्वेश्चन है लेखांकन अनुपात, अगर इसका थोड़ा बहुत भी आ रहा है आप उसको अच्छे से लिख दीजिए, और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, लेखांकन अनुपात से जितने भी टॉपिक्स हैं, भले इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है उसको भी क्या करिए, आप 2-3 पॉइंट में लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप लिख देंगे तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सब अटेम्प्ट करना है। तो आइए देखते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन का आंसर। दो परस्पर संबंधित लेखांकन आंकड़ों के बीच गणितीय संबंध की अभिव्यक्ति, यानी कि जो लेखांकन अनुपात है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दो परस्पर संबंधित लेखांकन आंकड़ों के बीच गणितीय संबंधों की अभिव्यक्ति। ठीक, और दोस्तों फिर आप लिखेंगे अनुपात विश्लेषण व्यवसाय के प्रदर्शन के मूल्यांकन में मदद करता है, यानी कि जब हम अनुपात विश्लेषण करते हैं ठीक लेखांकन अनुपात से, तो इससे क्या होता है, जो हमारा व्यवसाय का प्रदर्शन होता है वो भी पता चलता है कि हमारा व्यवसाय कैसा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि सकल लाभ 10,000 है और बिक्री 1 लाख है तो सकल लाभ अनुपात 10 है। ठीक, ये आप एक उदाहरण लिख देंगे जिससे पता चल जाए क्या हो, आपको पता है, ये अच्छे से मेथड पता है, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत बढ़ा के लिखेंगे। अर्थ पूछ रहा है, सिर्फ अर्थ लिखने से काम नहीं चलेगा, एक दो लाइन उसमें आपको और लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये जो महत्व है उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ आप कितनी लाइन लिख देंगे, ज़्यादा दो लाइन में लिखेंगे, उससे ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो इसमें आप उदाहरण लिख देंगे। ठीक, तो अगला है इंग्लिश वाला देख लेंगे, इसका मीनिंग
जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो होता है, इसका मीनिंग है इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंटररिलेटेड अकाउंटिंग फिगर्स। ठीक, यानी कि टू इंटररिलेटेड अकाउंटिंग फिगर का क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और रिलेशनशिप का। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला, दूसरा इसका पार्ट है लेखांकन अनुपात का महत्व, उसको जान लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंटेंसी रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो का महत्व देखते हैं हम। देखिए पहला महत्व है इसका दोस्तों, क्या करता है, वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, यानी कि यह कंपनी की लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और दक्षता यानी कि एफिशिएंसी को मापने में मदद करता है। जो हमारा लेखांकन अनुपात होता है, क्या होता है, ये हमारा एक माध्यम प्रदान करता है हमें अपनी कंपनी का विश्लेषण करने का, यानी कि कंपनी की लाभप्रदता बताता है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और दक्षता बताता है। ठीक, हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है हमें क्या करता है, बताता है लेखांकन अनुपात। और अगला पॉइंट लिखेंगे आप, तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि आप पिछले वर्षों के दौरान इंट्रा फिल्म एंड प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो हमारा लेखांकन अनुपात होता है, इसे हम क्या करते हैं, पिछले वर्ष के दौरान अपने फर्म की तुलना करते हैं कि पिछले वर्ष में हमारा फर्म का प्रदर्शन कैसे था, और अन्य फर्मों से जो हमारी कंपैरिजन होती है उसको करने में हमारा लेखांकन अनुपात मदद करता है। यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करने में क्या करता है, हमारा जो अकाउंटिंग रेशियो होता है वो हेल्प करता है। और निर्णय लेने में सहायक, यानी कि शेयर धारकों, प्रबंधकों और ऋणदाताओं को निवेश प्रबंधन योजना और ऋण क्षमता का आकलन करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जो हमें डिसीजन लेने होते हैं उसमें भी क्या करता है हमारा लेखांकन अनुपात, प्रबंधकों यानी कि मैनेजर्स को, शेयर होल्डर को और जो हमारे डिबेंचर्स मतलब जो हमारे ऋणदाता होते हैं उनको भी क्या करता है, मदद करता है। कमजोरी की पहचान, यानी कि जो कमजोरी होती है उसकी पहचान हो जाती है लेखांकन अनुपात से, या परिचालन में सुधार के लिए कमजोर क्षेत्रों जैसे कि इन्वेंट्री प्रबंधन को इंगित करता है। ठीक, यानी कि जो जितना भी हमारा कमजोर क्षेत्र होता है हमसे क्या, हमें इसमें पता चल जाता है कि हमारे फर्म का क्या है, एक कमजोर पॉइंट है, हमारी ये कमजोरी है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश वाले, देखिए कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको ही डिफाइन करेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन द असेसिंग इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, यानी कि क्या करता है, हमें कॉम्पिटिटिव स्टडी देता है और हमें क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को अपने जानने में और हमारी जो एफिशिएंसी है उसको क्या करने में, उसको मतलब कंपेयर करने में, और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो कैसी है, हमारी लिक्विडिटी कैसी है, सबको क्या करता है, एक्सेस में हमारी मदद करता है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है लेखांकन अनुपात का। क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया पेपर में, आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक, इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इंग्लिश वाले नीचे पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वालों का ऊपर है, इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं इसको अगर हल कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, आप देख लीजिए सोल्यूशन। जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट्स है ना, या जो ये हमारा जो यहाँ पर ब्याज पूंजी निकालने को बोला जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होंगे आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ से आप पैटर्न जान लीजिए कि जो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से जैसा क्वेश्चन दिया गया है मॉडल में, वैसा ही क्या होगा आपके एग्जाम में भी आएगा। तो एक सोल्यूशन है उन दोनों क्वेश्चन का, हिंदी में यहाँ पर है, इंग्लिश में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समय मेरे पास नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं वैसे प्रश्न। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब घुमाकर दिया तो नहीं गया है पेपर में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि नए साझेदारों के प्रवेश पर ख्याति के लेखांकन उपचार को विभिन्न स्थितियों में समझाइए। यानी कि जब नया साझेदार क्या करता है, प्रवेश करता है, तो जो हमारा गुडविल होता है उसके लेखांकन उपचार को हमें क्या करना है, विभिन्न स्थितियों में समझाना है। यानी कि एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। तो जब ख्याति नगद लाई जाती है तो ऐसे किया जाएगा, ऐसे मतलब ये सबको आप जान लीजिए बस। अब मैं इसको अब ढेर से समझाऊंगा नहीं अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाऊंगा तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसा हो सकता है मे भी आ जाए, क्योंकि ये दिया नहीं गया, मैं तभी आपको बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न जो है ये है मिथिला लिमिटेड वाला, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश में नीचे दिया गया है, हिंदी में ऊपर दिया गया है, और दोनों का सोल्यूशन हिंदी और इंग्लिश वाला यहाँ पर दिया गया है। आप इसको देख लीजिए, मैं इसको अब कराने नहीं जा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। बस आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, उसको घुमाकर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया उस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिथिला लिमिटेड ने 100 वाले 2000 अंश निर्मित किए तो आवश्यक प्रविष्टियां करिए, तो आपको प्रविष्टियां जो करनी होगी, जो एंट्रीज करनी होगी, नेसेसरी एंट्रीज ऐसे ही करनी होंगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समझ जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैंने वहां से रिलेट करके बताया आपको, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था एबीसी फार्मूला, तो इसको भी मैं अच्छे से मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको इसका उत्तर दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसका उत्तर ये रहा, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। इंग्लिश वाले ऊपर नीचे देख लेंगे, हिंदी वाले ऊपर देख लेंगे। ठीक,
क्योंकि इसको कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल बदल सकते हैं, आपको भी पता है, एज इट इज यही नहीं आएगा, तो इसको करने से कोई अर्थ नहीं है। आप जान लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक। अब मैं आपको इसको अच्छे से कराने बैठ जाऊँगा, आपका 20-25 मिनट इसी में लग जाए और पेपर में क्वेश्चन आएगा भी ना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में ना, न्यूमेरिकल में तो वैल्यू बदल सकते हैं ना, यही सेम वैल्यू थोड़ी ना देंगे जो इस क्वेश्चन में दिए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिए, इस टॉपिक को समझिए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उस टॉपिक से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कराऊंगा तो वैल्यू बदल जाएगी, आप बोलेंगे वही सेम क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू रहेगी, यानी कि जो वहाँ पर नंबर दिए रहेंगे सब क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे, ठीक। अब देख लीजिए इसका आंसर। अब अगला है हमारा इनडायरेक्टली क्वेश्चन, एक रूप से मैंने बनाया है उसी से। अगर पूछना चाहे इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे शॉर्ट में, या शॉर्ट में पूछ लेगा या वेरी शॉर्ट में, कि वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट का प्रारूप बनाइए। तो इसमें क्या रहता है आप जानते ही ना, प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड एक्सप्लेन द आइटम्स इंट्रीड इन। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, दिया नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन इस पे बनता भी है वसूली खाता पर, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, यह फर्म के विघटन पर बनाया जाता है, यानी कि जो वसूली खाता होता है फर्म जब हमारा विघटित होता है तो उस पर बनाया जाता है, यानी कि इट्स प्रिपेयर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब फर्म क्या होती है हमारी डिसोल्यूट हो जाती है तब बनाया जाता है हमारे इस वसूली खाता को। और डेबिट पक्ष में सभी संपत्तियां रोकड़ों को छोड़कर और दायित्व का भुगतान लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष में बाहरी दायित्व और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि लिखी जाती है, यानी कि ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर recorded on the debit side, while the external liabilities and the proceeds from sale of assets are recorded on the credit side। ठीक, ये है आपका जो है वसूली खाता, क्योंकि वसूली खाता से प्रश्न पूछ सकते हैं, हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका एक अकाउंटेंसी का सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बहुत कठिन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो हिंदी में अगर हिंदी में वीडियो बनाने में 15 मिनट लग रहा है जानिए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हमें 50 मिनट लग जाएगा लगभग, क्योंकि इंग्लिश का भी हमें लिखना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि दुगनी मेहनत पड़ जाती है। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ पाए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे जो MCQs हैं उसको नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जो हमारा MCQ है अकाउंटेंसी का वो मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि वही MCQ है, वैसे ही पूछे जाएंगे आपसे MCQ आपके एग्जाम में। और दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको करवाएं, उसका PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी फ्री PDF, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसका पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आपका जो PDF है, जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, इसके सारे सोल्यूशन आपको क्या होंगे उसी PDF में मिल जाएंगे विद क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक दोस्तों, आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।